हेलो दोस्तों, कैसे हो। माय साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, जिनमें से हमने पढ़ा पहला सबस्ट्रेट कारक, दूसरा पढ़ा न्यूक्लियोफाइल, तीसरा पढ़ा लिविंग ग्रुप और चौथा पढ़ा सॉल्वेंट। ठीक है दोस्तों, हमने चारों फैक्टरों का अध्ययन आसानी से कर लिया है, एक एक का बारी बारी से अध्ययन डिटेल से समझ लिया है। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। तो दोस्तों आज अपना टॉपिक है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो दोस्तों नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें जुड़ने वाला समूह व निकलने वाला समूह नाभिक स्नेही होता है। इसे ही कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। जैसे मैं यहाँ पर कोई एग्जाम्पल लेता हूँ दोस्तों, x y z ये l, ये कोई कंपाउंड है दोस्तों। इसकी रिएक्शन करवाता हूँ मैं इस न्यूक्लियोफाइल से, तो इससे बनता है दोस्तों x y z ये प्रोडक्ट बनता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दोस्तों, ये जो निकलने वाला है समूह, ये भी क्या है, नाभिक स्नेही है। और ये जो इस पर अटैक कर रहा है वो भी क्या है दोस्तों, नाभिक स्नेही। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें जुड़ने वाला कंपाउंड भी क्या हो, नाभिक स्नेही हो, और निकलने वाला कंपाउंड भी क्या हो, समूह नाभिक स्नेही हो, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ तक हो गया। बात करें हम एल्किल हैलाइड की दोस्तों, तो एल्किल हैलाइड में प्रमुख अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ही होती है। वो कैसे दोस्तों, यहाँ पर मैं बात करूँ यदि एल्किल हैलाइड की, तो एल्किल हैलाइड में ये जो हैलोजन परमाणु है, इसका माइनस इफेक्ट होने के कारण क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, जिससे कार्बन पर क्या आ जाता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और इस हैलोजन पर क्या आ जाता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव कार्बन पर ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये आसानी से आक्रमण करके प्रोडक्ट का निर्माण कर लेता है। इसीलिए एल्किल हैलाइडों की प्रमुख अभिक्रिया किसे कहा गया है दोस्तों, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को। ठीक है, क्योंकि इसमें जो ये RX बॉन्ड होता है ये पोलराइज होता है, ध्रुवित होता है, और हैलोजन का माइनस प्रभाव लगने के कारण इस पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है और इस पर आंशिक धनावेश, जिस पर ये न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करके R न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड का निर्माण कर लेता है। तो हम कह सकते हैं कि एल्किल हैलाइडों की प्रमुख अभिक्रिया कौन सी होती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ तक क्लियर दोस्तों। इसके बाद देखते हैं हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है दोस्तों। कौन कौन सी, यहाँ पर देखते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है दोस्तों। एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसे बोलते हैं दोस्तों हम SN1 अभिक्रिया। सेकंड होती है दोस्तों द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम बोलते हैं दोस्तों SN2 अभिक्रिया। तो दोस्तों नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है।
पहली है एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, जिसे हम SN1 रिएक्शन कहते हैं। दूसरी होती है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, जिसे हम SN2 रिएक्शन कहते हैं। हम पहली रिएक्शन पढ़ेंगे SN1 अभिक्रिया। यह है दोस्तों SN1 रिएक्शन। यदि एग्जाम्पल से देखें तो ये रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन है दोस्तों, ये है, ठीक है। इसमें हम देखें तो इस न्यूक्लियोफाइल का क्या हो रहा है, अटैक हो रहा है, और इस लिविंग ग्रुप का क्या हो रहा है, बाहर निकलना या प्रतिस्थापन हो रहा है। किसके द्वारा? न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये रिएक्शन कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया। अब उसमें भी कौन सी हो सकती है दोस्तों, SN1 हो सकती है और SN2 हो सकती है। तो हम कौन सी पढ़ रहे हैं, SN1 अभिक्रिया। तो SN1 अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर ही डिपेंड करता है, उसे हम कहते हैं दोस्तों SN1 अभिक्रिया। समझते हैं एग्जाम्पल से। ये कोई हमारा एल्किल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन OH नेगेटिव से करवाएं तो हमें ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए तो ये क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, जिससे किसका निर्माण हो रहा है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का निर्माण हो रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है दोस्तों, ये SN1 अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। कैसे दोस्तों, यदि हम देखें तो सबसे पहले दोस्तों SN1 अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। पहले पद में RX बॉन्ड का विषवांश विखंडन होता है, जिससे कार्बोकैटायन मध्यवर्ती का निर्माण होता है। तो देखते हैं दोस्तों इसकी क्रियाविधि। इसको यदि हम इसकी मैकेनिज्म देखें दोस्तों, तो सबसे पहले देखें हमारे पास दिया गया एल्किल हैलाइड है, ये दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, इसका विदलन हुआ और इससे क्या बना दोस्तों, ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना। कहने का मतलब इस पहले स्टेप में क्या होता है दोस्तों, इसे बोलते हैं स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में ये जो CX बॉन्ड है, इस बंध का विषमांश विखंडन होता है, जिससे कार्बोकैटायन मध्यवर्ती का निर्माण होता है। जो ये पहला पद है दोस्तों, ये स्लो स्टेप होता है और इसमें कार्बोकैटायन मध्यवर्ती के रूप में प्राप्त होता है। इसीलिए इस स्लो स्टेप को या प्रथम पद को हम कहते हैं वेग निर्धारक पद। कहने का मतलब जो अभिक्रिया का वेग है वो इस अभिकारक की सांद्रता पर ही डिपेंड करेगा, इसलिए हम इस स्टेप को बोलते हैं RDS, रेट डिटरमाइन स्टेप, ठीक है। इसके बाद सेकंड पद देखते हैं दोस्तों, स्टेप सेकंड में क्या होता है, जो ये स्टेप फर्स्ट में बना कार्बोकैटायन है, इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और उत्पाद का निर्माण करता है। तो देखते हैं दोस्तों, ये जो सेकंड स्टेप है, इसमें ये जो प्रथम स्टेप में बना कार्बोकैटायन है,
इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करता है और ये स्टेप फास्ट होता है दोस्तों, और हमें प्रोडक्ट का निर्माण प्राप्त होता है। तो ये अभिक्रिया कितने पदों में संपन्न होती है, 2 पदों में संपन्न होती है। ठीक है दोस्तों, यदि हम इसकी रेट की बात करें तो दोस्तों इस अभिक्रिया के लिए इसका रेट होएगा समानुपाती के आर एक्स के, इसके समानुपाती होएगा। तो हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग आर एक्स की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होएगा दोस्तों, कितनी होएगी, 1 हो जाएगी। अभिक्रिया की कोटि भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि का मान 1 होने के कारण ही इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, SN1 रिएक्शन बोलते हैं, या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1 बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अभिक्रिया की कोटि का मान कितना है, 1 है, इसलिए हम बोलते हैं इसे एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद देखते हैं दोस्तों इसका रेट डिपेंड करता है, इसका रेट डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कहने का मतलब जितना अधिक स्थायी कार्बोकैटायन होगा उतनी ही तीव्र गति से कौन सी अभिक्रिया होगी, SN1 अभिक्रिया होगी। तो हम जानते हैं दोस्तों कार्बोकैटायन का या कार्बोकैटायन का स्थायित्व क्रम देखें तो किस प्रकार से होता है, पहले 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री एंड देन मिथाइल कार्बोकैटायन, ये होता है कि नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर देखें तो सबसे पहले SN1 अभिक्रिया कौन सा एल्किल हैलाइड देगा, टर्सरी एल्किल हैलाइड, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी और एंड देन मिथाइल कार्बोकैटायन। तो हम इसे बोल सकते हैं RX की क्रियाशीलता, RX की क्रियाशीलता का क्रम कौन सी अभिक्रिया के लिए, SN1 अभिक्रिया के लिए। समझ में आ गया। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल दिए जाएं आपको दोस्तों, मैथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाए और कहा जाए कि SN1 अभिक्रिया के लिए इसका बढ़ता हुआ क्रम लिखिए, तो दोस्तों हम देखेंगे कि सबसे पहले SN1 अभिक्रिया किसके लिए होती है, सबसे पहले होती है टर्सरी कार्बोकैटायन एंड देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी और उसके बाद मिथाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, तो इससे हम देखेंगे कि यदि इसके ये हटा लिया जाए तो ये कार्बोकैटायन बनेगा, इसका हेलोजन ये हटा लिया जाए तो ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा, इसका हेलोजन ये हटा ले तो ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा और इसका ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा। तो हम देखें तो दोस्तों ये है हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ये है हमारा 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ये है हमारा 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो सबसे अधिक कौन सा होगा दोस्तों, ये टर्सरी कार्बोकैटायन, उसके बाद सेकेंडरी कार्बोकैटायन और देन उसके बाद प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो हम इस प्रकार से इन एल्किल हैलाइडों का स्थायित्व क्रम जान सकते हैं। ठीक है, सेकंड एग्जांपल लेते हैं दोस्तों।
यदि आपको ये कंपाउंड दे दिया जाए और इसमें SN1 अभिक्रिया के लिए स्थायित्व का क्रम पूछा जाए तो क्या होगा दोस्तों? तो सबसे पहले ध्यान रखना दोस्तों, जो गुड लिविंग ग्रुप होएगा मीन्स क्या होएगा, वीक बेस होएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। यदि एल्किल समूह समान है तो हेलोजन के लिए क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना, RI सबसे ज़्यादा, फिर RBr, फिर RCl और एंड देन RF। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये इसका जितना बड़ा क्या होगा आकार होएगा, ये आसानी से उतना ही क्या हो जाएगा, इजीली निकल जाएगा न्यूक्लियोफाइल के रूप में, और ये कार्बोकैटायन उतना ही अधिक स्थायी प्राप्त होएगा। जबकि इन दोनों के बीच में इनका इस फ्लोराइड की आकार कम होने के कारण इन दोनों के बीच क्या होगा, अधिक अतिव्यापन होएगा, जिससे इस न्यूक्लियोफाइल को निकलने में अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो सबसे अधिक किसका होएगा, आयोडीन का, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद क्लोरीन का एंड देन फ्लोरीन का। तो हम देखेंगे दोस्तों सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, आयोडीन का, उसके बाद एंड देन ब्रोमीन का। तो ये समझ में आ गया दोस्तों। इसके बाद देखते हैं दोस्तों न्यूक्लियोफाइल कि SN1 अभिक्रिया के लिए न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना दोस्तों। ये चीज़ ध्यान रखेंगे तो क्या होता है दोस्तों, यदि न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन देखें हम सेम RL सोलवेंट ये बनाता है R न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ग्रुप। एक चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों, ये न्यूक्लियोफाइल SN1 अभिक्रिया में क्या होना चाहिए, वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। यही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल होता है वो वीक होता है। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल वेट करता है इस RX बॉन्ड में कार्बोकैटायन मध्यवर्ती बनने का। क्योंकि जब तक कार्बोकैटायन बन नहीं जाता उसके बाद ये क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और किसका निर्माण करता है, प्रोडक्ट का निर्माण करता है। तो हम कह सकते हैं कि SN1 अभिक्रिया के लिए दुर्बल न्यूक्लियोफाइल की आवश्यकता होती है जो कार्बोकैटायन बनने का वेट करता है। ठीक है, कैसा होना चाहिए, वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों SN1 अभिक्रिया के लिए हम देखें गतिकीय प्रमाण देखें तो दोस्तों रासायनिक बलगतिकी के अनुसार अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक की सांद्रता पर ही निर्भर करता है, न कि नाभिक स्नेह की सांद्रता पर। इसीलिए इसमें प्रथम पद में मध्यवर्ती कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। इसीलिए इस पद को हम वेग निर्धारित पद कहते हैं, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो धीमा प्रोसेस है। अभिक्रिया की कोटि का मान 1 होने के कारण ही इसे हम बोलते हैं एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब बात आती है दोस्तों इसके त्रिविम रासायनिक प्रमाण की, सेकंड है इसका। यदि बात करें इसमें गतिकीय प्रमाण की तो ये होता है दोस्तों इसके समानुपाती होता है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, रेट बराबर RX। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, कोटि का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। ठीक है, यदि बात करें दोस्तों इसकी त्रिविम रासायनिक प्रमाण की तो हम देखते हैं कि SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि में कार्बोकैटायन मध्यवर्ती का निर्माण होता है, जिसमें कार्बन sp2 संकरित अवस्था में पाया जाता है, जिसकी ज्यामिति प्लेनर होती है। प्लेनर होने के कारण ही कार्बोकैटायन के दोनों तरफ नाभिक स्नेही
अटैक कर सकता है, जिसके कारण SN1 अभिक्रिया में R व X प्रोडक्ट का निर्माण होता है। यहाँ पर देखते हैं हम, यदि बात करें दोस्तों इसके प्रोडक्ट की, तो हम कह सकते हैं ये है दोस्तों, ठीक है। जब ये इसकी बात करें तो दोस्तों इसमें बनने वाला कार्बोकैटायन बनेगा, ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है दोस्तों। अब ये कार्बोकैटायन बन रहा है, ये कौन सी संकरित अवस्था में है दोस्तों? sp2 संकरित अवस्था में है, और इसकी ज्यामिति क्या होगी दोस्तों? प्लेनर। प्लेरन होने के कारण ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इसके इधर भी अटैक कर सकता है और इसके इधर भी अटैक कर सकता है, दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। तो इसमें प्रोडक्ट बनने की संभावना R व X की होती है। तो एक बार इधर से करेगा ये अटैक दोस्तों और एक बार इधर से करेगा। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों क्या बनता है। एक तो ये बनेगा दोस्तों और एक क्या बनेगा? एक ये बनेगा। तो इसे बोलते हैं दोस्तों R और इसे बोलते हैं S। तो कहने का मतलब SN1 अभिक्रिया में R व S का क्या बनता है? मिक्सचर बनता है। 50% D बनेगा तो 50% ही क्या बनेगा दोस्तों? L। तो क्या बनता है? DL का मिक्सचर बनता है दोस्तों। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों? तो ये थी SN1 अभिक्रिया, मैंने आपको विद एग्जाम्पल समझा दिया है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम दोस्तों SN2 अभिक्रिया। सेकंड थी दोस्तों अपनी SN2 अभिक्रिया। SN2 अभिक्रिया कहते किसे हैं दोस्तों? वे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिनके लिए अभिक्रिया की कोटि का मान 2 होता है, SN2 अभिक्रिया कहलाती है। या हम ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि वे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिनके लिए अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता व नाभिक स्नेही की सांद्रता पर डिपेंड करता है, उसे भी हम क्या कहते हैं? SN2 अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये होती है दोस्तों SN2 अभिक्रिया। दोस्तों देखा, सबसे पहले SN2 अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है, ठीक है। इस पद में ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, SN2 अभिक्रिया के प्रथम पद में ही संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। ये चीज ध्यान रखना दोस्तों, संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। यहाँ पर पहले ही पद में ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करता है इस R ग्रुप पर और पहले ही पद में ये X निकलता है, ठीक है। तो ये कौन से मध्यवर्ती का निर्माण होता है? संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। तो सबसे पहले ये अभिक्रिया है दोस्तों, ये फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन है।
ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो ये अभिक्रिया प्रथम पद में संपन्न होती है। यदि बात करें दोस्तों इस अभिक्रिया के वेग की, तो वेग डिपेंड करता है रेट, एक तो करेगा दोस्तों इस एल्किल हैलाइड पर, ठीक है, और एक करेगा दोस्तों इस न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता पर। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर इसकी अभिक्रिया की कोटि होगी 2 होगी दोस्तों। ठीक है, तो अभिक्रिया की कोटि 2 होने के कारण ही इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करें इसकी क्रियाविधि की दोस्तों, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है दोस्तों, ये रिएक्शन करता है इसके साथ, ठीक है, तो ये बनाता है ये बनता है इसमें। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, एक संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। ये क्या होता है, इसकी प्लेनर ज्यामिति होती है दोस्तों। इसकी बाद प्रोसीड करता है, ये फास्ट पद होता है और हमारा निर्माण होता है दोस्तों यहां पर देखिए दोस्तों यदि हम SN2 की क्रियाविधि के अध्ययन में देखें तो SN2 क्रियाविधि के अध्ययन में ये जो नाभिक स्नेही है वो एल्किल हैलाइड में जो ये लिविंग ग्रुप है या हैलोजन ग्रुप है, ये जिस दिशा से निकलता है ये न्यूक्लियोफाइल उसकी विपरीत दिशा से क्या करता है, अटैक करता है। ठीक है, जस्ट जिस दिशा से ये ग्रुप जाता है, लिविंग ग्रुप जाता है, उसके जस्ट ठीक विपरीत दिशा से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और किसका निर्माण करता है, संक्रमण अवस्था का निर्माण करता है। संक्रमण अवस्था एक ऐसी है जिसमें कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है दोस्तों, 5 होती है, तो इसे हम अस्थायी अवस्था भी बोलते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे एग्जाम में देखते हैं कि यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी 5 है, तो इसमें संकरण कौन सा होगा, sp3d। वो गलत है दोस्तों, ध्यान रखना, संक्रमण अवस्था में भी कार्बन के संकरण होता है sp2 ही, क्योंकि यहाँ पर एक बॉन्ड टूटने वाला है और एक बॉन्ड क्या है, बनने वाला है। ठीक है दोस्तों, इस संक्रमण अवस्था में ये जो बॉन्ड है ये तो क्या है, बनने वाला बॉन्ड है, और ये जो बॉन्ड होता है ये क्या होता है, टूटने वाला बॉन्ड होता है। संक्रमण अवस्था अस्थायी होने के कारण ये तुरंत ही बंद, इसमें टूटकर किसका निर्माण कर लेते हैं, उत्पाद का निर्माण कर लेते हैं। अब जो ये न्यूक्लियोफाइल है दोस्तों, ये इसके पीछे से अटैक करता है जिसके कारण इसका प्रतिस्थापन चेंज हो जाता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, वाल्डन प्रतिपन, वाल्डन इन्वर्जन कहते हैं, क्योंकि दोस्तों न्यूक्लियोफाइल का अटैक इसमें जो जाने वाला लिविंग ग्रुप है उसके पीछे से अटैक होता है, जिसके कारण उत्पाद में इसका विन्यास चेंज हो जाता है और इस विन्यास का चेंज होना ही कहलाता है वाल्डन प्रतिपन। यहाँ तक है। इसके बाद देखते हैं हम दोस्तों SN2 अभिक्रिया के लिए क्रियाशीलता। यदि दोस्तों मैं बात करूं इस न्यूक्लियोफाइल के एडिशन की,
तो यहाँ पर देखिए दोस्तों x। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करूं कि यदि इस एक्स वाई जेड इन एटमों का आकार या समूहों का आकार बड़ा हो तो इस न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी कि नहीं। क्योंकि जब ये जो प्रतिस्थापी समूह हैं इनका आकार बड़ा होगा तो इस न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन से जोड़ने में क्या करेंगे, ये त्रिविम बाधा उत्पन्न करेंगे। कहने के मतलब इसको दूर हटाएंगे, पास नहीं आने देंगे। तो कहने का मतलब यदि इन प्रतिस्थापी समूहों का आकार बड़ा हो तो न्यूक्लियोफाइल के जुड़ने की जो प्रवृत्ति है वो कम हो जाती है। तो ऐसा समूह या ऐसा एल्किल हैलाइड हो जिसमें इन प्रतिस्थापियों की आकार बड़ा हो तो वो तो क्या देंगे, SN2 अभिक्रिया को धीमी गति से संपन्न करेंगे। यदि इस XYZ समूह का आकार छोटा हो तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, आसानी से अटैक कर पाएगा और क्या करेगा, इस अभिक्रिया को तीव्र गति से संपन्न करेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये क्या होता है दोस्तों, इसका जो रेट होता है ये 1 व्युत्क्रमानुपाती होता है बल्कि ग्रुप जैसे एक्स वाई जेड। ठीक है, कहने का मतलब ये अगर इनका आकार बड़ा होएगा तो रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इनका आकार छोटा होएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं दोस्तों। SN2 अभिक्रिया के लिए देखें, एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता। तो दोस्तों अब अपने आप ही बता सकते हो, सबसे पहले सबसे ज़्यादा किसकी होगी, CH3Cl की, उसके बाद एथिल क्लोराइड की, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, एंड देन टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, इसमें एल्किल समूह क्या है, छोटा है, तो इसमें आकार क्या है, छोटा है। इस कार्बन से क्या जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन एटम, तो इनका आकार क्या है, छोटा है। तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल इसमें आसानी से तुरंत ही क्या कर पाएगा, अटैक कर पाएगा। ठीक है, और प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। तो सबसे तीव्र गति से संपन्न कौन सी में होगी, इस मेथिल क्लोराइड में होगी, उसके बाद होगी इसमें, और उसके बाद इसमें। कहने का मतलब ज्यों ज्यों इन एल्किल समूहों का आकार बढ़ता जाएगा SN2 अभिक्रिया का वेग क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों बात आती है SN2 अभिक्रिया में न्यूक्लियोफाइल की। तो आप बता सकते हैं न्यूक्लियोफाइल की नेचर कैसी होएगी दोस्तों, SN2 अभिक्रिया में कैसी होएगी, प्रबल होएगी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होएगा तो ये तुरंत ही क्या कर पाएगा, इस RX पर आक्रमण कर पाएगा, अटैक कर पाएगा। क्योंकि ये वेट नहीं करता किसका, कार्बोकैटायन बनने का ये इंतजार नहीं करता है। ये तो जितना स्ट्रॉन्ग होता है ये तुरंत ही क्या करता है, RX पर अटैक करके इस R न्यूक्लियोफाइल का निर्माण कर लेता है। तो हम कह सकते हैं कि SN2 अभिक्रिया में कैसे न्यूक्लियोफाइल की आवश्यकता होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की। ध्यान रखना दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये SN1 अभिक्रिया की तरह कार्बोकैटायन बनने का इंतजार नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं कुछ एग्जाम्पल।
ये है दोस्तों, ये 3 कंपाउंड हैं और इन अभिक्रिया के लिए देखें हम तो इसमें SN1 व SN2 दोनों अभिक्रियाएं कौन सी तीव्र गति से संपन्न होंगी, इनका स्थायित्व क्रम क्या होगा दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, ये वाला कार्बोकेटाइन, ये वाला कार्बोकेटाइन, ये वाला कार्बोकेटाइन। कहने का मतलब इसमें बनने वाले तीनों ही इन उत्पादों में बनने वाला कार्बोकेटाइन क्या बन रहा है, टर्सरी बन रहा है। तो हम इसके लिए तो मैच नहीं करेंगे, यहाँ पर देखेंगे हैलोजन इसकी क्रियाशीलता के बारे में। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है दोस्तों, आयोडाइड, उसके बाद क्या होता है ब्रोमीन, और उसके बाद ये होता है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों सबसे ज़्यादा क्या होगा, टर्सरी, उसके बाद प्राइमरी, और उसके बाद क्या होगा ये सेकेंडरी वाला कंपाउंड। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया। इसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये कंपाउंड है, इनमें बतानी है हमें स्टेबिलिटी दोस्तों SN1 व SN2 अभिक्रिया के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि दोस्तों इसमें ये कार्बोकेटाइन बन रहा है, इसमें ये कार्बोकेटाइन बन रहा है, इसमें ये कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो तीनों में सेम कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो हम इससे तो मैच नहीं करेंगे। अब क्या देखेंगे, इनसे जुड़े हुए हैलोजन की क्रियाशीलता। तो इसमें क्या है आयोडाइड है, इसमें क्या है ब्रोमीन है, और इसमें क्या है क्लोरीन है। यदि हम देखें तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, आयोडाइड की, और सबसे कम किसकी होगी, क्लोरीन की। यदि इस कार्बोकेटाइन की बात करें तो ये कार्बोकेटाइन सबसे अधिक स्थायी होता है दोस्तों, ध्यान रखने की बात है इसमें, क्योंकि ये जो कार्बोकेटाइन है इसमें डांसिंग रेजोनेंस पाया जाता है दोस्तों, इसीलिए ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। ये चीज़ ध्यान रखना, सबसे अधिक स्थायी कार्बोकेटाइन होता है क्योंकि इसमें डांसिंग रेजोनेटिक पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद पढ़ते हैं हम SN1 व SN2 अभिक्रिया में अंतर। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हम दोस्तों SN1 रिएक्शन व SN2 रिएक्शन में अंतर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं SN1 रिएक्शन, यहाँ पर देखते हैं SN2 रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस है दोस्तों SN1 अभिक्रिया में अभिक्रिया की कोटि का मान 1 होता है, जबकि SN2 अभिक्रिया में अभिक्रिया कोटि का मान कितना होता है, 2 होता है। तो SN1 अभिक्रिया में देखें तो अभिक्रिया की कोटि 1 होती है, जबकि अभिक्रिया कोटि 2 होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सेकंड डिफरेंस है अपना कि SN1 अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग अल्किल हैलाइड की सांद्रता पर डिपेंड करता है। सेकंड फैक्टर है अपना, इसमें जो रेट है वो डिपेंड करता है अल्किल हैलाइड की सांद्रता पर। ठीक है, जबकि इसमें रेट डिपेंड करता है एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर, वह न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता पर। ठीक है, ये अपना दूसरा मेजर डिफरेंस था। तीसरा देखते हैं दोस्तों अपन, इस SN1 अभिक्रिया में कार्ब धनायन मध्यवर्ती बनता है। ठीक है, जबकि SN2 अभिक्रिया में संक्रमण अवस्था
का निर्माण होता है। ये तीसरा डिफरेंस था। चौथा डिफरेंस देखें तो हम SN1 अभिक्रिया के लिए एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखते हैं फोर्थ डिफरेंस, एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता SN1 के लिए क्या होगी दोस्तों, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है। जबकि SN2 अभिक्रिया में देखें तो ये क्या होगी दोस्तों, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ नंबर फैक्टर है हमारा दोस्तों, ये जो SN1 अभिक्रिया है ये 2 पदों में संपन्न होती है। यह 2 पदों में संपन्न होती है, जबकि SN2 अभिक्रिया प्रथम पद में संपन्न होती है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर हम यहाँ तक जनरली ये तो थे हमारे डिफरेंस, इसके बाद हम और भी देखना चाहें तो दोस्तों देख सकते हैं। यहाँ पर बात करें हम नंबर 6 डिफरेंस की, तो बात करें सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट की कर सकते हैं। तो SN1 अभिक्रिया के लिए कौन सा सॉल्वेंट लेते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि जो ये SN1 अभिक्रिया है इसमें हम देखें तो ये एल्किल हैलाइड हो गया, इसका करें तो ये R पॉजिटिव बनता है और X नेगेटिव बनता है। यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, ये ध्यान रखने की बात है। यदि SN1 अभिक्रिया में देखें तो पहले पद में कैटायन और एनायन दोनों का निर्माण होता है, तो ऐसा सॉल्वेंट लेना जरूरी है हमें जो कैटायन को भी सॉल्वेट करता हो और एनायन को भी, दोनों को सॉल्वेट करता हो। तो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कौन सा सॉल्वेट करता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो SN1 अभिक्रिया के लिए ये सुटेबल होता है, जबकि SN2 अभिक्रिया के लिए सॉल्वेंट होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट देखें अपन 7 नंबर दोस्तों। तो 7 नंबर की बात करें, न्यूक्लियोफाइल की बात कर सकते हैं। इसके लिए अपन ने पढ़ा था SN1 अभिक्रिया के लिए कौन सा न्यूक्लियोफाइल चाहिए, वीक न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तभी तो ये क्या करेगा, SN1 अभिक्रिया में कार्बोकैटायन बनने का इंतजार करेगा, देन उसके बाद वो कार्बोकैटायन पर अटैक कर पाएगा। जबकि SN2 अभिक्रिया में कैसा चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। वो कार्बोकैटायन का वेट नहीं करता, बनने का इंतजार नहीं करता, वो सीधा ही एल्किल हैलाइड पर अटैक कर देता है। तो इसके लिए कौन सा चाहिए बताओ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो ये भी क्या है, एक मेजर डिफरेंस है। इसके बाद यदि बात करें हम नेक्स्ट है अपना लिविंग ग्रुप की बात करें तो दोस्तों इसके लिए भी क्या होना चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही अटैक किया तो तुरंत इजीली क्या हो जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए। तो इसके लिए भी क्या होना चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप। और SN2 अभिक्रिया के लिए भी क्या होना चाहिए दोस्तों, गुड लिविंग ग्रुप। तो ये थे दोस्तों हमारे SN1 व SN2 अभिक्रिया के मेजर डिफरेंस। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। आगे अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।